So we are starting with Polity 365 discussion, right? और स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बता देता हूँ पॉलिटी पार्ट के बारे में, राइट? तो ये पार्ट यूपीएससी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन द सेंस कि पिछले आप 10 सालों का ट्रेंड देखोगे तो यू विल फाइंड कि एवरेज पॉलिटी पार्ट से जो क्वेश्चन है दे आर अराउंड 16 to 17%, मतलब 100 सवालों में अराउंड 17 to 18 आप मान सकते हो ऑन एन एवरेज इस पार्ट से क्वेश्चन आ रहा है, राइट? तो इसमें थोड़ा बेसिक इम्पॉर्टेंट है और करंट अफेयर्स का थोड़ा सा जो भी कोई भी नया लॉ आया है या कोई भी नया प्रोविज़न जो था अभी न्यूज़ में था तो वो थोड़ा सा चीज़ें देखना होता है, राइट? तो बेसिक अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तभी करंट अफेयर्स समझ में आएगा आपको इस पार्ट में। फॉर दैट रीज़न बेसिक या जो आपका टेक्स्ट है जैसे लक्ष्मीकांत हो गया या क्लास 11 का एनसीईआरटी हो गया, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इस पार्ट के लिए समझने के लिए। दैट बीइंग सेड, ये वाला जो सेशन रहेगा ये बिगनर्स के लिए नहीं होगा, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया उनके लिए काम करनी है। बट जिन लोगों ने पॉलिटी ऑलरेडी रिवाइज कर लिया है, बेसिक सब कवर कर लिया है, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है? बाकी कोई भी डाउट हो, कभी भी आपको लगता है कुछ पूछना है तो बीच में स्टॉप करके आप पूछ सकते हो डाउट, ठीक है? लेट्स स्टार्ट फिर। राइट, तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से हम लोग। तो अभी ये जो बेसिक स्ट्रक्चर था दिस वाज इन न्यूज़ बिकॉज केशवानंद भारती जो जजमेंट था उसको अब 50 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो ये केशवानंद भारती केस बहुत लैंडमार्क केस है 1973 का, जिसके अंदर पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो था वो हमारे सामने आया था, राइट? अभी उनकी रिसेंटली डेथ भी हो गई थी केशवानंद भारती की। सो फॉर ऑल दोज रीज़न ये वाला पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पहले देखते हैं केशवानंद भारती केस था क्या। तो एक्चुअली केशवानंद भारती जो पिटिशनर थे उन्होंने एक पिटिशन लगाया था अगेंस्ट द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड बाय केरला गवर्नमेंट अंडर द केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1963। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स के बारे में तो सभी लोग जानते ही होंगे। जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करना था, बिकॉज अभी तक जो लैंड था वो मोस्टली जो बड़े ज़मींदार थे या बहुत माइनॉरिटी के पास बोल सकते हैं कि सारी का सारा लैंड था। तो पावर्टी एलिविएशन का एक तरीका ये था कि हम लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करें, राइट? ऑल्दो लैंड वॉज या प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, तो इस केरला गवर्नमेंट के इस मूव की वजह से बहुत सारे लोगों के ये जो फंडामेंटल राइट था ये हार्म हो रहा था, और फॉर दैट रीज़न उन्होंने ये पिटिशन लगाया था, ठीक है? कि उन्होंने बोला कि ये जो केरला का लैंड रिफॉर्म एक्ट है 1963 का, दिस वाज वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 25, 26 एंड 31, ठीक है? 31 बीइंग द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी, जिसे बाद में हटा दिया गया था, ठीक है? तो ये चीज़ पता होना चाहिए। अब इस केस के अंदर हमारा सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा बेंच बैठा था, ठीक है? इट वाज 13 जजेस बेंच, जो कि आज तक इंडिया का सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ जजेस अगर किसी बेंच पे थे तो वो ये केस था, ठीक है? तो एक तो ये फैक्ट याद आपको रखना है कि 13 जजेस की बेंच बैठी थी जो कि सबसे बड़ी थी, राइट? अब आगे जाने से पहले एक बार थोड़ा सा ये इवोल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं कि एक्चुअली ये बेसिक स्ट्रक्चर आया कैसे, क्या क्या चीज़ें पहले हुई उसके बाद इसका डेवलपमेंट हुआ। तो लेट्स स्टार्ट विद द ए के गोपालन केस, ठीक है? 1950 का ये केस था। उसके बाद शंकरी प्रसाद केस 1951 का, और फिर साजन सिंह केस 1965 का। इन तीन केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट, ठीक है? एक बार रिपीट कर रहा हूँ, पार्लियामेंट किसी भी पार्ट, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट उसे अमेंड कर सकता है, इवन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है? तो ये चीज़ क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन करी। लेकिन इसके बाद एक चेंज आता है 1967 में। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही डिसीजन को रिव्यू किया और उसको चेंज किया। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला इन गोलकनाथ केस 1967, यहाँ उन्होंने क्या जजमेंट दिया कि जो आर्टिकल 368 है जिसके अंडर जिसके अंडर पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को, उसमें क्लियरली बोला गया कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते, ठीक है? उन्होंने माना कि फंडामेंटल राइट्स सैक्रोसैंक्ट है और उन्हें किसी तरीके से भी पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता, ठीक है? तो अपना जो पहले का डिसीजन था जहाँ पे ये बोला गया था कि हम या पार्लियामेंट को अलाउ कर सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स को भी वो चेंज कर सकता है, तो यहाँ पे गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने उस डिसीजन को रिवर्स कर दिया, ठीक है? ये पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के पास अब पावर होता है कि वो अपना डिसीजन रिवर्स कर सके, और उसी के अंडर ये डिसीजन दिया गया, ठीक है? अब 1967 में जब ये डिसीजन आया तो गवर्नमेंट का एक तरह से पावर कर्ब कर दिया उन लोगों ने, है ना? गवर्नमेंट का पावर काफ़ी लिमिट कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के इस रूलिंग को ओवरकम करने के लिए जो गवर्नमेंट थी उस टाइम की, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट,
दो अमेंडमेंट लाती है, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, तो इस अमेंडमेंट में क्या बोला गया 24th के अंदर, दैट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज नॉट लॉ अंडर आर्टिकल 13। ठीक है, आर्टिकल 13 बेसिकली डिफाइन करता है क्या क्या चीज़ें जो है वो लॉ कहलाएंगी, राइट। और सिर्फ लॉ जो कि फंडामेंटल राइट्स के साथ कंसिस्टेंट नहीं है उससे स्ट्रक डाउन कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अमेंडमेंट लॉ नहीं है अंडर आर्टिकल 13, तो पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है कुछ भी। ठीक है, फिर 25th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसमें एक तो कर्टेल किया गया राइट टू प्रॉपर्टी विद ड्यू कंपनसेशन, मतलब अगर आप किसी की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट लेना चाहती है तो उसे कंपनसेशन दो और उससे उसके बदले ही आप प्रॉपर्टी ले सकते हो। फिर एक और चीज़ क्या डाला, ये जो DPSP हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, दे विल होल्ड प्रेसिडेंस, मतलब दे विल हैव प्रायोरिटी ओवर्स फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, थोड़ा सा ये कॉन्ट्रास्टिंग व्यू था लेकिन ये गवर्नमेंट ने व्यू लेने की कोशिश किया। दूसरा, took away the scope of judicial review for Article 39 Section B and 39 Section C। ठीक है, तो यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू मतलब जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का पावर है कि वो गवर्नमेंट के डिसीजन को चेक कर सकता है फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, उसको ओवरकम करने का कोशिश किया था। ठीक है, तो ये पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। ये सारे गवर्नमेंट ने स्टेप्स इसलिए लिए ताकि जो गोलकनाथ का जो रूलिंग है उसको ओवरकम कर सके गवर्नमेंट। ठीक है, फिर तो यहाँ पे बेसिकली ये बोला गया कि फंडामेंटल राइट्स जो है सिटीजन्स के लिमिटेड हैं और पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, तो पार्लियामेंट ने खुद को ही ये गिफ्ट या खुद एक ये पावर थी अपने आप को दे दी, राइट। और इसी का रिजल्ट जो था वो हमें चैलेंज के फॉर्म में देखने को मिला इन द केशवानंद भारती केस। ठीक है, ये हो गया बैकग्राउंड। अब बात करते हैं केशवानंद भारती के आउटकम क्या रहे, राइट। तो पहला था इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैलिडिटी थी 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, उसको अपहोल्ड कर दिया, मतलब उसे माना कि ये वैलिड है, ये वाला जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। दैट मीन्स पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अमेंड एनी और ऑल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो प्रीवियस डिसीजन था उसे वापस रिवर्स किया। ठीक है, गोलकनाथ में ये बोला था कि आप कोई भी जो फंडामेंटल राइट है उसे ओवरकम नहीं कर सकते या उसे अमेंड नहीं कर सकते, लेकिन केशवानंद भारती में बोला गया कि नहीं, आप फंडामेंटल राइट्स को भी या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को भी चेंज कर सकता है। लेकिन एक कैच था इसमें। ठीक है, कैच क्या था कि ये जो अमेंडमेंट होगा दैट शुड नॉट ऑल्टर, डैमेज और डिस्ट्रॉय द एसेंशियल फीचर्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको डैमेज नहीं करना चाहिए। उसकी एक स्पिरिट है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको डैमेज नहीं करना चाहिए, या उसका एक एसेंस है। ठीक है, जैसे होता है ना हमारी पर्सनैलिटी में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, लेकिन कुछ एक फीचर जो होते हैं हमारी पर्सनैलिटी में कोर होते हैं, दे एक्चुअली डिफाइन अस। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ कोर फीचर्स हैं, उनको नहीं तोड़ना है, बाकी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, फिर तो ये एक मेजर डिफरेंस था, टर्निंग पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट क्या था, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो आपको याद है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इन्होंने क्या किया, जुडिशियल रिव्यू की जो पावर थी, यानी सुप्रीम कोर्ट अगर कोई डिसीजन लगता है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसे स्ट्राइक कर सकता है पार्लियामेंट के उस डिसीजन को या गवर्नमेंट के उस डिसीजन को। तो ये वाला पावर सुप्रीम कोर्ट ने वापस ले लिया। उन्होंने बोला कि जो कोर्ट है उसके पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है एंड दैट फॉल्स अंडर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें जुडिशियल रिव्यू भी आता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास या जुडिशरी के पास ये पावर है कि वो गवर्नमेंट के डिसीजंस को रिव्यू कर सकता है। ठीक है, फिर एक और इम्पॉर्टेंट डिसीजन इसमें ये आया कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैंस अमेंडेबल। ठीक है, तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन ये जो प्रियम्बल है इज इट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, तो आपको बोलना है येस इट इज़ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन या एज डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंद भारती केस, एंड येस इट कैन बी अमेंडेड। ठीक है, आपको पता ही होगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हम लोगों ने चेंज किया था हमारे प्रियम्बल को। ठीक है, उसमें दो वर्ड्स ऐड करे गए थे, सेक्युलर और सोशलिस्ट। ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन यही आ जाता है कि बताओ प्रियम्बल पार्ट है कि नहीं है, क्या उससे अमेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, राइट। अब थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में देख लेते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में क्या बोला गया था एक्चुअली, एक तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ एसेंस है, कुछ सोल है, या उसकी कुछ स्पिरिट है, या कुछ कोर वैल्यूज है जिनको आप
चेंज नहीं कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी जो सुपरफिशियल चीज़ें हैं उन्हें आप पूरी तरीके से अमेंड कर सकते हो, पार्लियामेंट पे कोई रोक नहीं है, राइट। अब एक चीज़ ध्यान में देनी है, दिस वॉज अ जुडिशियल इनोवेशन, वॉज अ जुडिशियल इनोवेशन इन द सेंस दैट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअली कहीं पे भी बेसिक स्ट्रक्चर जो है, इस वर्ड का कहीं पे भी जिक्र नहीं है। ये वर्ड कहीं नहीं देखने को मिलेगा, या ये फ्रेज कहीं नहीं देखने को मिलेगा। ये जुडिशरी ने खुद इन्वेंट किया है, ठीक है। तो ये जुडिशियल इनोवेशन का एग्जाम्पल है, एंड इट इज़ नॉट मेंशन्ड इन एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, एक तो ये चेक करता है पावर ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, जो पार्लियामेंट है उसके ऊपर चेक रखता है। दूसरा, एंश्योर्स द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स अ लिविंग डॉक्यूमेंट, लिविंग डॉक्यूमेंट या डायनामिक नेचर उसका इंश्योर करता है। ये धीरे धीरे आने वाले समय में अगर कोई चेंज होता है जिसकी ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी उसके अंदर इनकॉपरेट किया जा सकता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन में डिफाइन प्रॉपरली नहीं किया, या एक्सटेंसिवली ये डिफाइन नहीं किया कि बेसिक स्ट्रक्चर में आती क्या चीज़ें हैं। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ओपन एंडेड रखा, एंड ओवर द ईयर्स हमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ही पता लगा क्या क्या चीज़ें इस बेसिक स्ट्रक्चर में आती है। यहाँ पे आप इस टेबल में देख भी सकते हो क्या क्या चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, स्टार्टिंग विद द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, फिर एसेंशियल फीचर्स ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम सिक्योर टू सिटीजन्स, लोगों का जो इंडिविजुअल फ्रीडम है, वेलफेयर स्टेट हो गया, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये भी अगेन एक बोल सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। सेक्युलर फेडरल करेक्टर, ये भी अगेन पार्ट है। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन थ्री ऑर्गन्स, ये थ्री ऑर्गन्स क्या है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। फिर हमारे पास यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, एंड लास्टली पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। और इसके अलावा एक और है, हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, राइट। तो ये सारे फीचर्स हैं जो कि बेसिक स्ट्रक्चर में, और भी बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे बेसिक स्ट्रक्चर में, बिकॉज ये लिस्ट काफ़ी लंबा है और सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजंस के थ्रू चीज़ें इसमें ऐड करता रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ओपन एंडेड कॉन्सेप्ट है, प्रॉपरली डिफाइन नहीं है कि एग्जैक्टली क्या क्या One चीज़ें इसमें query. I इंक्लूड had होंगी। one query. If we say like judicial review ka concept was first time brought up in Keshanand Bharti case, is it a right statement? आई थिंक पहली बार प्रॉपरली से ले डाउन इसी में किया गया था, मतलब प्रॉपरली इंस्टीट्यूशनलाइज इसे पहली बार इसी केस में किया गया था। Okay, and what other things we can derive out of this Keshananda Bharti case? One is the basic structure doctrine, then judicial review, and also does the preamble can be amendable? Even that thing comes as part of this case only. करेक्ट। ऑल्दो दीज फैक्ट्स लाइक, अगर आप पढ़ोगे आगे तो दीज कॉन्सेप्ट्स लाइक प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये और केसेस में भी रिआइट्रेट किया गया है लेटर इन केसेस लाइक एलआईसी, उनके अंदर भी दिस हैज़ बीन रिआइट्रेटेड। बट अगर लिखने को आए For तो the आप, first time it is Keshananda Bharti, right? यस यस, फर्स्ट टाइम इट वाज देयर इन केशवानंद भारती। आप बाकी केसेस का भी नाम लिख सकते हैं लाइक इन मेंस वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे, राइट। तो ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। कोई डाउट है इस पार्ट में किसी को? ठीक है, आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट आर्टिकल पे। इंडिपेंडेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, बेसिक स्ट्रक्चर। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक केस था, ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, उसमें क्लियरली ले डाउन किया कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इंडिपेंडेंस इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, राइट। आपको पता है इंडिया के अंदर जुडिशरी जो है इंटीग्रेटेड है और यूनिफाइड है, इन द सेंस कि जो स्टेट लॉज हैं और जो यूनियन के लॉज है, दोनों को एक ही जुडिशरी, या जुडिशरी अलग अलग नहीं है उनके लिए, ठीक है। हमारे जो हाई कोर्ट हो गया और जो सुप्रीम कोर्ट हो गया, वो दोनों डिसीजंस को देख सकता है, अनलाइक इन केस ऑफ यूएस जहाँ पे एक फेडरल कोर्ट अलग है और स्टेट कोर्ट अलग चलती है, बट यहाँ पे इंटीग्रेटेड है, ठीक है। ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, इसका भी इंडिपेंडेंस इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हाईलाइट करा गया इस प्रिंसिपल के अंडर। पहला था इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ पे, पेंशन एंड अदर सर्विसेज कंडीशन बिटवीन डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये इनको जो पे मिल रहा है, जो सैलरी मिल रही है, पेंशन मिल रही है, इसकी कंडीशन सिमिलर ही होगी चाहे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हो, हाई कोर्ट हो और सुप्रीम कोर्ट हो, राइट। अगर आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट की सैलरी और पेंशन कहाँ से डराइव होता है, तो क्या बता आंसर बोलोगे आप?
What would be the answer of that question? CFI, Consolidated Fund of India. वेरी गुड, CFI से होगा, राइट। फिर मैं अगर आपसे पूछूं हाई कोर्ट की सैलरी और पेंशन कहाँ से डिराइव होंगे, तो उसका क्या आंसर होगा? That's not from CFI, Consolidated but Fund of State. state. Yeah. State. हाफ करेक्ट, इन द सेंस कि जब तक उनकी सैलरी आ रही है तब तक उनको सैलरी, स्टेट वाले जो है या जो हाई कोर्ट्स हैं, जब तक उनकी सैलरी की बात होती है तो इट विल कम फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। लेकिन जब उनकी पेंशन की बात आती है तो वो आती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक कैच है इस सिचुएशन के अंदर, तो ये ध्यान रखना है, राइट। बट इन केस ऑफ जुडिशरी, अगर कोई जुडिशरी से रिटायर हो रहा है तो उसका फिर पूरा का पूरा स्टेट से ही आएगा, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ा And सा integrated judiciary is a unitary feature, and independent judiciary is a हाँ Federal फेडरल federal. फीचर, करेक्ट करेक्ट, Hmm. यस। तो ये भी चीज़ ऐड ऑन कर सकते हो कि जो इंडिपेंडेंस है ऑफ जुडिशरी, दैट इज फेडरल फीचर, ठीक है। तो उस सेंस में यस, आर जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, सो वी कैन से कि फेडरल है। बट देन दूसरे एंड पे हमारे पास ये भी है कि इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, मतलब स्टेट लॉज और यूनियन के लॉज दो एक ही टाइप की जुडिशरी हमारी देख रही है, ठीक है। तो उस सेंस में ये थोड़ा सा हम बोल सकते हैं क्वासी फेडरल हो गया, या फिर क्वासी फेडरल आई थिंक ज़्यादा बेटर वर्ड रहेगा इसके लिए। अब आगे देखो, यूनिफाइड जुडिशरी सर्विस कंडीशन ऑफ जजेस फॉर सिमिलर पोस्ट आर इक्विवेलेंट अक्रॉस स्टेट्स, ठीक है। जो सर्विस कंडीशन है सभी जितने भी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उनके लिए सेम रहनी चाहिए अक्रॉस ऑल स्टेट्स। एग्जैक्ट सेम वर्ड तो नहीं ठीक रहेगा, सिमिलर, ठीक है। थोड़ा बहुत हल्का बहुत चेंज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस वहाँ पे अलग अलग स्टेट्स में, बट मोर और लेस द कंडीशन शुड बी सिमिलर, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के बारे में देख लो, तो हाई कोर्ट के नीचे हम बोल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज कोर्ट होते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं या सेशन जज कोर्ट बोलते हैं। अब इसके अंदर भी दो चीज़ें होती है, एक होता है सिविल साइड, राइट। ऐसा इशू जहाँ पे दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट है तो उसे हमें रिजॉल्व करना है। जैसे फॉर एग्जांपल डाइवोर्स हो गया किसी का, मैरिज रिलेटेड कोई मैटर हो गया, या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया, राइट। तो ये सब जो मामले हैं सिविल साइड में जाते हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहता है उसके अंदर जा सकता है मैक्सिमम, उसके नीचे फिर मुंसिफ कोर्ट है। बट दूसरे एंड में जहाँ पे कोई क्रिमिनल केस हो जाता है, जहाँ पे प्यूनेटिव पनिशमेंट मिल सकती है उस ऑफेंस के लिए, वो सारे क्रिमिनल साइड में जाते हैं। तो यहाँ पे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स कोर्ट होता है, उसके नीचे जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है, ठीक है। तो अगर क्रिमिनल कोर्ट की बात हो रही है तो हम लोग जनरली सेशन कोर्ट बोल देते हैं या सेशन जज बोल देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है वी आर टॉकिंग अबाउट सम क्रिमिनल केसेस, क्लियर। और जब सिंपल सिविल साइड है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक सा डिफरेंस है जो पता होना चाहिए, राइट। अब एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है ये हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है इन द डिस्ट्रिक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी अपॉइंटमेंट होता है, पोस्टिंग होता है या प्रमोशन होता है डिस्ट्रिक्ट जजेस का, आर मेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट जजेस का जो अपॉइंटमेंट है, उनकी पोस्टिंग प्रमोशन कौन करता है, तो दैट इज डन बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये वाला इसमें इंपॉर्टेंट टेक अवे, क्लियर। आगे चलते हैं। इसमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आया था, तो आर्टिकल कौन सा है उसका? बताइए। 366. 266. 266, Sorry, 266. आर्टिकल 260, तो ये पता होना चाहिए। ऑलराइट, आगे चलते हैं। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, राइट। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जो है डिसीजन आया है इसके अंदर, और इसमें अपहेल्ड किया गया था जो हमारे गवर्नमेंट ने या पार्लियामेंट ने जो एब्रोगेट कर दिया था आर्टिकल 370 को, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट्स 2019 डिसीजन टू रिपील द स्पेशल स्टेटस ऑफ JNK अंडर आर्टिकल 370, ठीक है।
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल था 370, उसके अंदर जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था जिसे एब्रोगेट कर दिया गया। ठीक है, अब ये स्टार्ट कैसे हुआ ये पूरा का पूरा इशू? स्टार्टेड ऑन 5 अगस्त 2019। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोमलगेटेड इन ऑर्डर, अब ये ऑर्डर का नाम पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019। अब इस ऑर्डर से हुआ क्या? अभी तक स्पेशल स्टेटस का जो राइट था जम्मू कश्मीर के पास अंडर आर्टिकल 370, उसके अंदर इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये फुली एप्लीकेबल नहीं था इस स्टेट के ऊपर, राइट। तो इस ऑर्डर से गवर्नमेंट की कोशिश ये थी कि अब पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस स्टेट जम्मू कश्मीर के ऊपर लगना चालू हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा पार्लियामेंट ने एक और लॉ एनेक्ट किया था विच वॉज जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इस एक्ट से क्या हुआ, ये जो जम्मू कश्मीर स्टेट था इसको बाइफरकेट कर दिया गया इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, जिनका नाम आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख में। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो जम्मू कश्मीर वाला है वो यूनियन टेरिटरी विद हम बोल सकते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ बनाया गया है, वाइल जो लद्दाख है दैट हैज़ टू बी एडमिनिस्ट्रेड बाय और थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। अब इस जजमेंट में क्या बोला गया ये थोड़ा पता होना चाहिए। जम्मू कश्मीर का डिलिमिटेशन भी हो गया ना? हाँ, एक्सरसाइज तो हो गई है, वो वाला एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, बट इलेक्शन कब होगा उसके ऊपर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। ऑलराइट, आगे देखिए, पहला चीज़ अपहोल्ड किया प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन ऑफ अगस्त 2019। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट जम्मू एंड कश्मीर डिड नॉट रिटेन एनी एलिमेंट ऑफ सॉवरेनिटी आफ्टर इज सीडेड टू इंडिया इन 1947। ठीक है, जब जम्मू कश्मीर ने इंडिया का पार्ट होना एक्सेप्ट कर लिया था तो उसके पास कोई अलग सॉवरेनिटी का राइट नहीं था। सॉवरेनिटी मतलब ही वॉज, मतलब जब हम बोलते हैं ना कोई कंट्री सॉवरेन है कि नहीं, इसका मतलब कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है कि नहीं ले सकता। बट यहाँ पे क्योंकि जम्मू कश्मीर इज़ अ स्टेट अंडर इंडिया और इंडिया इज़ अ सॉवरेन कंट्री, ठीक है, एक सॉवरेन के अंदर एक और सॉवरेन नहीं हो सकता, राइट। सॉवरेन एक ही होता है, जैसे बोलते हैं ना एक म्यान में एक तलवार ही हो सकती है, तो वैसे ही एक स्टेट में या एक गिवन एरिया में सिर्फ एक ही सॉवरेन हो सकता है, एक ही जो है बॉडी डिसीजन मेकिंग हो सकती है अल्टीमेट, राइट। तो इसलिए जम्मू कश्मीर के पास कोई एलिमेंट ऑफ सॉवरेनिटी नहीं था। फिर दूसरा चीज़ क्या बोला, आर्टिकल 370 वॉज अ टेम्प्रेरी ट्रांजिशनल प्रोविजन। इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये स्पेसिफिक वर्ड्स लिखे हुए थे कि ये एक टेम्प्रेरी प्रोविजन ही है, राइट। देन नेक्स्ट द कोर्ट से लिया गया था ना ये कश्मीर। यस हाँ, अभी आएगा वो चीज़ आगे, है ना। ये 370 का हिस्ट्री थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आगे वाले में, ठीक। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट क्या बोला कोर्ट ने, कोर्ट हेल्ड दैट द यूटी कैन बी कार्व्ड आउट ऑफ द स्टेट। ठीक है, क्या एक पिटिशन जो डाला गया था उसमें ये भी इशू था कि आप स्टेट का जो स्टेट का एग्जिस्टेंस है उसको ख़त्म करके आप यूटी बना रहे हो, तो ये भी चैलेंज था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी अपहेल्ड किया कि यस यूटी कैन बी कार्व्ड आउट ऑफ अ स्टेट। तो पार्लियामेंट में बाय लॉ form a new state by separation of territory from any state or by uniting two or more states or by uniting any territory to a part of any state। तो ये बेसिकली आर्टिकल 3 का जो लाइन है उसी का ही सुप्रीम कोर्ट ने कोट किया है कि ये चीज़ कर सकते हैं कि एक स्टेट को में से नया स्टेट बना सकते हैं या 2-3 स्टेट्स को मिला के एक नया स्टेट बना सकते हैं, या किसी एग्जिस्टिंग स्टेट में कोई नया टेरिटरी भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो दिस वॉज पार्ट ऑफ आर्टिकल 3, क्लियर। आगे सुप्रीम कोर्ट ने रिलाई किया ऑन SR बोमई केस एंड अपहेल्ड दैट द एक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट ड्यूरिंग स्टेट इमरजेंसी वर ओपन टू जुडिशियल स्क्रूटनी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये जब 2019 में ये जब लॉ और ये जो ऑर्डर पास किया गया था तब आपको ये याद होना चाहिए वहाँ पे कोई हंग असेंबली थी। ठीक है, वहाँ पे हंग असेंबली थी और बाद में किसी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो पाई तो प्रेसिडेंट जो गवर्नर थे उन्होंने वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद उसी डिसीजन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ये व्यू था कि जो प्रेसिडेंट के एक्शन है दे आर ओपन टू जुडिशियल स्क्रूटनी, जो भी उन्होंने डिसीजन लिए हैं ड्यूरिंग द स्टेट इमरजेंसी, जिसे आप प्रेसिडेंट रूल के नाम से भी जानते हो। ठीक है, तो प्रेसिडेंट रूल स्टेट इमरजेंसी मतलब एक ही बात है, और यहाँ पे जो भी डिसीजन लिए गए थे दे वुड बी ओपन टू जुडिशियल स्क्रूटनी या जुडिशियल रिव्यू, क्लियर।
ठीक है, तो ये था कंटेक्स्ट इसके बारे में क्या डिसीजन आया। अब थोड़ा सा आर्टिकल 370 का हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट जान लेते हैं। तो इनिशियली जब इंडिया फॉर्म हुआ था तब जम्मू कश्मीर पार्ट नहीं था। जम्मू कश्मीर वॉज अ इंडिपेंडेंट स्टेट अंडर महाराजा हरी सिंह। ठीक है, तो जब उनके ऊपर पाकिस्तान से अटैक हुआ देन ही रियलाइज कि नहीं हमें इंडिया के साथ चले जाना चाहिए, एंड देन ही साइंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, राइट। और जो बेसिकली उन्होंने फिर जो सॉवरेनिटी थी अपनी गिव अप कर दी बदले में कि इंडिया अब प्रोटेक्शन देगा और जम्मू कश्मीर वुड बी पार्ट ऑफ इंडिया देन। ठीक है, तो इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से जम्मू कश्मीर बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया, राइट। जो पॉइंट हम लोगों ने शुरू में डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ले डाउन किया कि जब एसीड कर दिया था जम्मू कश्मीर में इंडिया के अंदर 1947 में, तो अब उनके पास कोई सॉवरेनिटी है नहीं अलग, राइट। फिर दूसरा चीज़ आर्टिकल 370 के लिए क्लियरली लिखा गया था दैट दिस वुड बी अ टेम्पररी प्रोविजन फॉर JNK इन पार्ट 21। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 21 था जहाँ पे ये आर्टिकल 370 प्लेस्ड होगा, और टाइटल उसका यही था टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन। अब इस आर्टिकल 370 में क्या क्या पावर दिए गए थे ये पता होना चाहिए। एक्सेप्ट डिफेंस, फॉरेन रिलेशंस, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन, इनके अलावा जो भी कोई एक्ट या कोई भी नया रूल पार्लियामेंट अप्लाई करने की कोशिश करेगा स्टेट में, तो उसके लिए कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत होगी। किसकी? स्टेट गवर्नमेंट की। ठीक है, वहाँ का जो स्टेट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका कॉन्फ्रेंस मतलब उनका एग्रीमेंट होना ज़रूरी है बिफोर अप्लाइंग दोज लॉज ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, इनफैक्ट आपको पता होना चाहिए वहाँ पे IPC भी नहीं लगता था ना, इंडियन पीनल कोड की जगह वहाँ पे उनका खुद का एक रणबीर पीनल कोड था, राइट। वहाँ के महाराजा के नाम, किसी महाराजा के नाम से बना हुआ था, तो वो लगता था वो। लेकिन अब जब से हम लोगों ने ये आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया है उसके बाद से अब IPC लगने लग गया है। अब तो IPC का भी नाम चेंज हो गया, बट एनीवेज कहने का मतलब ये है कि अब स्टेट के सारे जो पार्लियामेंट के जो भी लॉज थे वो भी अब इस स्टेट के अंदर लगेंगे। फिर इसके अलावा आर्टिकल 35A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इनफैक्ट स्टेम्स आउट ऑफ आर्टिकल 370। ठीक है, 370 से ही ये आर्टिकल 35A को पावर मिलती है, एंड इट गेव पावर टू जम्मू कश्मीर असेंबली टू डिफाइन परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ द स्टेट, देयर स्पेशल राइट एंड प्रिविलेजेस। ठीक है, वहाँ के जो लोग थे उनके लिए कुछ स्पेशल राइट्स और प्रिविलेजेस रखे थे जो कि कोई बाहर से आने वाला एंजॉय नहीं कर सकता था, राइट। तो अब वो सारे राइट्स भी गिव अवे कर दिए गए हैं, राइट। सो ये पता होना चाहिए। आगे एक चीज़ और ध्यान दो, आर्टिकल 3 हम लोगों ने बात किया कि नया स्टेट बना सकते हैं, एग्जिस्टिंग स्टेट की बाउंड्री चेंज कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं। उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट डिटेल है कि ये करना कैसे है, उसके बारे में लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। फर्स्ट प्रोविजन टू द आर्टिकल स्टेट्स दैट बिल फॉर अबव लॉ शैल बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो अगर आपको आर्टिकल 3 के अंदर किसी स्टेट की बाउंड्री वगैरह चेंज करनी है तो आपको प्रेसिडेंट से पहले रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा उसके लिए, तभी आप उसे किसी हाउस के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हो। नेक्स्ट उसमें क्या बोला गया, इफ द बिल अफेक्ट्स द एरिया, बाउंड्री और द नेम ऑफ द स्टेट, द प्रेसिडेंट मस्ट रिफर द बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर इट्स व्यू। ठीक है, उस स्टेट लेजिस्लेचर को प्रेजेंट करना पड़ेगा। बट आपको पता है कि यहाँ पे उस टाइम प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था, ये जो स्टेट लेजिस्लेचर था वो नहीं एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक है, तो इसलिए And even like when you're doing this, the mandate of a state is not required, right? Whenever we are trying to change the name of a state or trying to change the boundary, we can refer to the state, but it's not mandate that a state जो बोलेगा वही we will consider. So हाँ राइट, मतलब इट्स जस्ट के बहुत बोल सकते हैं फॉर्मल है, फॉर्मेलिटी थी नेचर में कि बस आपको जाके बस पूछना है। अब वो हाँ या ना करें, वी डोंट केयर अबाउट दैट, बस एक बार उनको रेफर करना है, इतना ही है इसके अंदर। ठीक है? ये पता होना चाहिए। ये जो एक्ट है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये अमेंडमेंट है क्या अंडर आर्टिकल 368? नो, दिस इज नॉट एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। करेक्ट, Yeah, it is written Correct. in Article 370 itself. करेक्ट, ये भी याद रखना, नॉट पार्ट। मेजोरिटी कौन सी यूज हुई फिर इसके लिए? सिंपल मेजोरिटी। करेक्ट। तो
अच्छा एडिशन था ये वाली चीज़ें, ऐसा एडिशन काम आएगा अपने को, तो गुड। तो नॉट अंडर आर्टिकल 368 ये याद रखना है, और सिंपल मेजॉरिटी लगेगा फिर यहाँ पे, ठीक है। कूल है, आगे चलते हैं। Sir, regarding the previous news article that is about the basic structure, I wanted to ask if there is any case in which High Court has added something to the basic structure, or it is under completely exclusive Supreme Court only. ऐसा आई डोंट रिमेम्बर एनी केस जहाँ पे हाई कोर्ट ने ऐसा कुछ बोला हो, बट मोर और लेस दिस इज़ कंसीडर कि ये परव्यू जो है ये सुप्रीम कोर्ट का ही फाइनल माना जाता है। ऑल्दो कुछ एक जगह जैसे कुछ राइट्स है, जैसे राइट टू इंटरनेट एक बार बोला था, थिंक शायद केरला हाई कोर्ट ने बोला था राइट टू इंटरनेट के बारे में कुछ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ज़्यादा बेटर प्रेसिडेंट तभी बनता है जब सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को बोले, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डाइसी है पार्ट, किसी हाई कोर्ट ने अभी बोला है कि नहीं बोला है, बट अगर बोला भी है तो अल्टीमेटली अथॉरिटी जो है वो अगर सुप्रीम कोर्ट बोलता है तभी बनता है। बाकी इफ़ यू वांट टू कोर्ट तो आप हाई कोर्ट का भी कोर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट सही कोर्ट करना है, ठीक है। आगे चलते हैं फिर। Okay, okay. आगे नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023, ठीक है। तो अगेन एक इम्पॉर्टेंट चेंज था जो कि लाया गया था बाय द पार्लियामेंट। आपको एक तो डिफरेंस पता होना चाहिए एनसीटी में और एनसीआर में, ठीक है। बहुत बार लोग ना इन्हें कंफ्यूज कर लेते हैं। तो एनसीआर एक बहुत बड़ा एरिया है, इसमें यूपी का, हरियाणा का, राजस्थान का, दिल्ली, राइट, ये सब एरियाज आ जाते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन, राइट। सो ये बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, तो ये केवल दिल्ली का जो रीजन है सिर्फ वही आता है इसके अंदर, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, दोनों में डिफरेंस है। आगे आ जाओ। फिर गवर्नमेंट ने अभी बेसिकली पास करवा लिया था नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023। उसके बाद उसे प्रेसिडेंसी भी असेंड मिल गया। तो बहुत दिनों से टसल चल रहा था बिटवीन द दिल्ली गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो एलजी है उनके बीच में, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनके बीच में काफ़ी समय से टसल चल रहा था पावर को लेके, राइट। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन भी दे दिया था जहाँ पे क्लियरली ले डाउन कर दिया था कि पॉपुलर सॉवरेनिटी जो है आपको, या डेमोक्रेटिक जो रिजीम है उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और वहाँ पे एलजी की पावर्स थोड़ी कर्व कर दी थी, राइट। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने ये वाला एक्ट ला के वापस से एलजी को थोड़ा सा सुप्रीम बना दिया, ठीक है। तो ये देखते हैं इसके प्रोविजंस क्या थे। तो इस अमेंडमेंट एक्ट के अंदर सबसे पहले एक बॉडी बनाया गया जिसका नाम था नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी। तो इट इज़ अ न्यू स्टैट्यूटरी अथॉरिटी which will make recommendation to lieutenant governor regarding transfer, posting, vigilance and other incidental matters। क्या, तो किसको रिकमेंड करेंगे? एलजी को रिकमेंड करेंगे। अब ये जो बॉडी है नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी, इसके मेंबर्स कौन कौन होंगे? तो इसके चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, वो इसके चेयरपर्सन होंगे, प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट एज द मेंबर सेक्रेटरी एंड चीफ सेक्रेटरी ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट एज अ मेंबर, ठीक है। तो चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर, ये 3 मेंबर होंगे। लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि यहाँ पे डिसीजन मेजोरिटी से लिया जाएगा, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ वोटर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, राइट। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो इलेक्टेड पर्सन है उसकी पावर को कर्ब करने की कोशिश की गई, क्योंकि बाकी जो 2 ऑफिशियल्स हैं वो यूनियन गवर्नमेंट प्लेस करेगी यहाँ पे, या सेंट्रल गवर्नमेंट प्लेस करेगी, राइट। सो सेंस में जो इलेक्टेड ऑफिशियल बोल सकते हैं, जिसको लोगों ने इलेक्ट किया है, उसका पावर कहीं ना कहीं इसमें कम कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पावर ऑफ एलजी। तो मैटर्स वेयर एलजी में एक्ट सोली ऑन हिज डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन मतलब अपनी मनमर्जी से, अदरवाइज तो एलजी या जो गवर्नर होते हैं दे आर बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन यहाँ पे जो डिस्क्रिशनरी पावर है उसके बारे में बात करें, जहाँ पे उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या लिखा है पहले इसमें? मैटर्स आउटसाइड लीगल कॉम्पिटेंस ऑफ दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। ऐसे मैटर जो कि दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके परव्यू से बाहर है, यानी उसके पावर के बाहर है। दूसरा, मैटर्स वेयर ही और शी इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू एक्ट इन हिज डिस्क्रिप्शन
और एक्सरसाइज इन एनी जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल फंक्शन। ठीक है, ऐसा कोई फंक्शन जहाँ पे उन्हें अपना डिस्क्रिप्शन यूज़ ही करना है किसी लॉ के अंडर, तो फिर वो कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो एलजी की पावर्स है उनको और एक्सटेंड करने की कोशिश किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो प्राइमेसी टू एलजी। यहाँ पे बोला गया है कि LG would work on the recommendation of the National Capital Service Authority, लेकिन कभी कभी वो उनके डिसीजंस को रिकन्सिडरेशन के लिए उन्हें वापस भी भेज सकते हैं। और अगर कोई डिस्प्यूट हो जाती है, ये जो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाती है, तो वहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे LG का डिसीजन विल बी कंसीडर्ड फाइनल। ठीक है, तो इस तरीके से ज़्यादा पावर जो है एक अपॉइंटेड ऑफिशियल को दे दी गई है। क्लियर? तो ये एक थोड़ा सा कॉन्ट्ररी फीचर लगा इस एक्ट के अंदर जो पता होना चाहिए। अदरवाइज तो जनरली लॉजिक ये बनता है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उससे ज़्यादा पावर होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे जो अपॉइंटेड ऑफिशियल है उससे ज़्यादा पावर मिल गई। राइट, नेक्स्ट डिस्पोजल ऑफ मैटर बाय मिनिस्टर्स। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं इस केस में दिल्ली के, उन्हें कुछ मैटर्स को सबमिट करना पड़ेगा टू LG बिफोर दे कैन टेक एनी डिसीजन ऑन दैट। राइट, अब क्या क्या चीज़ें उन्हें पहले सबमिट करनी पड़ेगी? एनी मैटर रिलेटिंग टू पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, रिलेशन बिटवीन दिल्ली गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट और एनी अदर स्टेट गवर्नमेंट। राइट, ऐसा कोई डिसीजन है जिससे दिल्ली या उसके बाकी स्टेट्स या सेंटर से या सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलेशन अफेक्ट होता है, तो उसके अंदर भी पहले वो मैटर LG को जाएगा और उसी के बाद जो मिनिस्टर्स हैं उसके ऊपर कोई डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, समनिंग, प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड लास्टली मैटर्स ऑन विच LG is to give an order in his sole discretion, right? तो कहीं ना कहीं इस पूरे एक्ट से आपको ये आइडिया लग रहा है कि LG की पावर्स को एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, अब थोड़ा सा जो दिल्ली है उसका जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसके बारे में देख लेते हैं। तो इनिशियली दिल्ली वॉज मेड अ पार्ट ऑफ अ लिस्ट। ठीक है, पार्ट C था। याद है आपको, जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो स्टेट्स को लिस्ट में बांटा गया था। ठीक है, एंड ये लिस्ट बेसिकली किसने सजेस्ट करी थी? तो ये आपको पता होना चाहिए, मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कैबिनेट मिशन ने सजेस्ट किया था ऐसे लिस्ट में बांट देना पड़ेगा। राइट, सो वही आइडिया फॉलो करते हुए दिल्ली को पार्ट C में रखा गया था 1951 में। ठीक है, तो पहला तो यह याद रखना है। फिर उसके बाद 1952 में दिल्ली के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई थी जिसमें एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर रखा गया था। फिर लेकिन ये जो असेंबली है 1952 से लेके 1956 तक ही चला। उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास आया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जिसके अंदर दिल्ली को UT बना के दिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास एक प्रेसिडेंट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जम्मू कश्मीर वाला देखा था, उसमें हम बता सकते हैं कि एक एरिया था जिसे हम लोगों ने पहले लेजिस्लेटिव असेंबली दे रखा था, उसका लेजिस्लेटिव असेंबली हम लोगों ने हटा दिया और उससे एक UT बना दिया। ठीक है, तो 1956 में दिल्ली बिकेम अ UT एंड सिंस देन आज तक UT ही है दिल्ली। 1956 में दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट प्रोवाइडेड फॉर लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट इन दिल्ली। ठीक है, तो बहुत लिमिटेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट लेके आए, बट बाद में जो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसके थ्रू ये जो दिल्ली के अंदर एक लेजिस्लेटिव असेंबली है उसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर दे दिया गया। ठीक है, और उसके 30 सालों बाद 1991 में ये जो हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली आ गई और एक इलेक्टेड CM वगैरह आ गए, उसके 30 सालों के बाद अब इस जो दिल्ली वाला जो एक्ट है उसके अंदर चेंज किया गया। राइट, जो एक्ट हम लोग थोड़ी देर पहले देखा। राइट, तो ये पता होना चाहिए। अब ये सारे फीचर्स तो हो गए, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए जो दिल्ली है वो आता है अंडर आर्टिकल 239 कैपिटल A। ठीक है, सॉरी AA। दो कैपिटल AA आएंगे। राइट, कैपिटल A का मतलब होता है अमेंडमेंट के थ्रू, अगर किसी चीज़ में आप अमेंडमेंट करते हो तो आप कैपिटल A लिखोगे। ठीक है, अगर हम बात करें 21 कैपिटल A हम लोग लिखते हैं। ठीक है, पता है किस लिए लिखते हैं? कौन सा एक्ट है, कौन सा राइट है ये? राइट टू एजुकेशन। करेक्ट। ठीक है, क्योंकि बाद में अमेंडमेंट के थ्रू आया था ना, तो वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट एन अमेंडमेंट उसे बाकी के जो प्रोविजन से सेपरेट करने के लिए हम कैपिटल का इस्तेमाल करते हैं वर्ड। ठीक है, तो ये याद रखना। आगे चलते हैं। अब ये जो 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1991 का, दिस वाज बेस्ड ऑन अ रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी। कमिटी का नाम याद रखना, S बालाकृष्णन कमेटी। तो उन्होंने कन्फर किया या रिकमेंड किया कि आप बेसिकली दिल्ली को एक स्पेशल स्टेट का दर्जा दें
और उसके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई, ठीक है। और तब से दिस एरिया वाज डेजिग्नेटेड एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, NCTD, ठीक है। तो ये याद रखना, 239 डबल ए डबल कैपिटल ए रिप्रेजेंट्स दिल्ली, अ यूटी विद लेजिस्लेचर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्लस उसके साथ यहाँ पे एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे जो कि डिजाइंड एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिल्ली, ठीक है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि दिल्ली के अंदर जो चीफ मिनिस्टर होता है उसको कौन अपॉइंट करता है, तो इसका क्या आंसर होगा दिल्ली में? प्रेसिडेंट। हाँ, वेरी गुड। तो ये याद रखना है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, लेकिन उन्हें ओथ कौन दिलवाता है, तो उनको ओथ जो है वो LG दिलवाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। फिर आगे आ जाओ, यहाँ पे क्लियरली ले डाउन किया गया पावर्स क्या है दिल्ली लेजिस्लेचर की। तो यहाँ पे बोला गया दे कैन लेजिस्लेट ओवर सब्जेक्ट्स इन स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट एक्सेप्ट फॉर 3 थिंग्स। पहला था पुलिस, दूसरा पब्लिक ऑर्डर एंड तीसरा लैंड, ठीक है। इन 3 मैटर्स के अलावा सब कुछ के ऊपर दिल्ली जो लेजिस्लेचर है वो डिसीजन ले सकता है, राइट। सो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्लियर। तो ये था अबाउट द रीसेंट नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023, ठीक है। कोई डाउट है इस पार्ट में? यस सर। पूछे। सर अगर दिल्ली कैपिटल ना रहे तो सारे ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ये फॉलो होंगे या नहीं होंगे? पर रिपीट करना, क्या क्वेश्चन था आपका? सर माय क्वेश्चन इज दिस, अगर if the capital of India is changed then same act will be followed or not? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा है, नियर फ्यूचर में तो ऐसा होता हुआ कुछ लग नहीं रहा, बट होगा तब देखेंगे। अभी तो बहुत ज़्यादा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। अगर चेंज करते हैं तो डेफिनेटली वो मे बी दिल्ली को स्टेट बना दें, ठीक है। बट अभी के लिए तो नियरली इम्पॉसिबल है ये वाली। Currently, Okay. how many UTs we have and how many has हाउ I मेनी? think 28 states or 8 UTs. and assembly? UTs with assembly? 2, Puducherry and Delhi. जम्मू कश्मीर भी है बट अभी एग्जिस्ट नहीं करी ना वहाँ पे, हाँ। जम्मू कश्मीर भी इंक्लूड करना है। इसमें सर एडिशन है, तो 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू NCT मतलब 239 AA आया था ना, तो इसके बाद एक 70 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हुआ था, जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट उनका जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें दिल्ली और पौंडीचेरी को भी फिर इंक्लूड कर दिया गया, तो 70 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो। ठीक है, ये अच्छा एडिशन बताया, क्योंकि अब पता है ना जब कोई नया 70 स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के पहले नहीं था क्या? नहीं, जब आप, उनको इंक्लूड नहीं करते हाँ, थे। जब वो अच्छा, पहले ओके। था ही नहीं तो फिर होगा कहाँ से उसमें। ये तो जब बाद में हम लोगों ने लेजिस्लेटिव असेंबली बनाया तब हम लोगों ने फिर उनको भी इंक्लूड किया। जैसे अभी हम लोगों ने जम्मू कश्मीर का भी चेंज किया है स्ट्रक्चर, है ना। फिर अब उसके करस्पॉन्डिंग, 1952 1952 में लेजिस्लेटिव असेंबली थी ना, विद चीफ मिनिस्टर। हाँ तब था, लेकिन फिर उसे जब रिवोक कर दिया गया तो फिर वो हटाना पड़ेगा ना वो पार्ट वहाँ से। तो एक लॉ चेंज करने के लिए मल्टीपल जगह चेंज करने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पे भी हुआ ना, 370 हटाया तो फिर 35A भी, 35A में भी कुछ चेंज आएगा। सिमिलरली जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें भी चेंज आएगा, राइट। सो कोरस्पॉन्डिंग चेंजेस करने पड़ते हैं उनके अंदर भी, ठीक है। इनफैक्ट शेड्यूल 4 भी हो जाता है, सब चीज़ों में चेंज करना पड़ता है। जहाँ पे हमें टेरिटरी का नाम बताना है वो सब शेड्यूल्स में भी चेंज होता है, ठीक है। ऑलराइट, तो 70 वाला देख लेना, राइट। तो ये भी एक अच्छा एडिशन था इसमें। आगे चलते हैं अब, प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज हैं दीज आर पार्ट ऑफ कॉलोनियल लेगेसी, राइट। आप किसी आदमी को रोक लेना, कस्टडी में रखना बिना किसी लीगल बैकिंग के या किसी एक प्रॉबेबल कॉज के, राइट। तो ये थोड़ा सा कॉलोनियल माइंडसेट दिखाता है एंड इसको बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में यूज़ करना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन है क्या। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन बेसिकली मीन्स
कि किसी आदमी को आप डिटेन करो विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय कोर्ट ऑन मेयर रीजनेबल अप्रहेंशन ऑफ हिम डूइंग एनी एक्टिविटी डेंजरस टू पब्लिक ऑर्डर। क्या आप एक किसी इंसान को पकड़ कर कहीं पे कैद कर रहे हो कुछ समय के लिए बिकॉज आपको ऐसे लगता है कि वो पर्सन कोई डेंजरस एक्टिविटी कर सकता है जो कि पब्लिक ऑर्डर को हार्म कर सकता है, ठीक है, या उसे कोई फ्यूचर में कोई क्राइम करने से रोकने के लिए आप उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल सकते हो। तो एक चीज़ याद रखना, हमारे पास एक फंडामेंटल राइट है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, आर्टिकल 22, ठीक है। तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि कब आप आदमी को अरेस्ट कर सकते हो, लेकिन जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है दैट इज अलाउड अंडर, या एक एग्जेम्पशन के तौर पे हमें देखने को मिलता है अंडर आर्टिकल 22, ठीक है। तो अगर आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाला गया तो यू कैन नॉट क्लेम रेमेडी अंडर आर्टिकल 22, ठीक है, क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन अलाउड है इसके अंदर, राइट। वो जो प्रोटेक्शन मिल रही है आर्टिकल 22 के अंदर, वो प्रोटेक्शन अगर किसी इंसान को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया तो नहीं मिलेगी। तो एक तो ये चीज़ याद रखना। फिर नेक्स्ट आपको ये याद रखना है प्रिवेंटिव डिटेंशन के रिगार्डिंग लॉज कौन बना सकता है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन अगर बनाया जा रहा है फॉर इश्यूज लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ये 3 मैटर्स के लिए अगर हम कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ बना रहे हैं तो उस केस में पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव अथॉरिटी होगा, फिर पार्लियामेंट ही वो लॉज को बना सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इनके अलावा कोई मैटर है तो वहाँ पे बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन कॉन्करेंटली मेक लॉज। क्लियर। इसके अलावा अगर कोई मैटर है जैसे मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर हो गया, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज, तो वहाँ पे बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ, ठीक है। तो कॉन्करेंट हो गया ये, राइट। तो इसलिए हमारे पास कई सारे लॉज है जिनके अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन अलाउड है, जैसे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट NDPS 1985 एंड UAPA, ठीक है। इन सब के अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन अलाउड है, राइट। एक तो ये चीज़ याद रखनी है। अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं आर्टिकल 22 को। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटिव टू प्रिवेंटिव डिटेंशन, तो पहला आर्टिकल 22 देखिए, इसमें जो क्लॉज 1 है इसका, नो पर्सन कैन बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नॉर शैल बी डिटेन्ड, कॉमा, राइट टू कंसल्ट और बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर। किसी भी पर्सन को आप कस्टडी में नहीं ले सकते बिना उसको ग्राउंड बताए, ठीक है। आपको बताना पड़ेगा किस ग्राउंड पे आप उसे अरेस्ट कर रहे हो, राइट। पहले ये इन्फॉर्म करना है। दूसरा, फिर उसके पास ये राइट है कि वो कंसल्ट कर सकता है अपने लॉयर वगैरह से एंड कैन बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर, ठीक है, विच इन मोस्ट ऑफ द केसेस इज अ लॉयर। आपको लॉयर वगैरह उसे मुहैया कराना है। दूसरा चीज, सेकंड प्रोविजन क्या I बोलता had है? a query here. Can Hello? someone tell me the difference between a police custody and judicial custody? पुलिस कस्टडी मतलब पुलिस आई आपको उठाकर ले गई, ठीक है। तो आपको अभी पुलिस ने पुलिस स्टेशन में रखा हुआ था, दैट वुड बी पुलिस कस्टडी। लेकिन जुडिशियल कस्टडी कब होती है? जब आपको कोर्ट में ले जाया जाता है, कोर्ट ऑर्डर देता है कि यस यू हैव टू बी डिटेन्ड, तो आप फिर जेल में जाते हो, ठीक है, जो प्रिजन जिसको बोलते हैं, तो वो होती है जुडिशियल कस्टडी, राइट। तो पुलिस कस्टडी ये है जब पुलिस ने आपको पकड़ा और आपको अपना जो लोकल जहाँ थाना था वहाँ ले गई, तो वो पुलिस कस्टडी होती है। उसके बाद आपको प्रेजेंट करना होता है इन फ्रंट ऑफ अ मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट मतलब जुडिशरी के सामने आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, और ये प्रेजेंट करने का टाइम भी गिवन है। तो यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल 22 में, एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन्ड इन द कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ सच एन अरेस्ट। अगर आपको अरेस्ट किया गया तो आपको 24 आवर्स के अंदर प्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर नहीं होता तो फिर आपके फंडामेंटल राइट्स का ये एक तरीके से वॉयलेशन है, राइट। यू कैन क्लेम रेमेडी अंडर आर्टिकल 22 अगर ऐसा नहीं होता। बट माइंड यू, इस चीज़ में एक कैच ये है कि जो ट्रांसपोर्टेशन का टाइम होता है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कोई क्रिमिनल था जो दिल्ली में क्राइम किया और चेन्नई भाग गया, ठीक है। अब चेन्नई में पुलिस को जाने में और फिर वापस आने में हो सकता है 24 आवर्स से ज़्यादा का टाइम लग जाए। ऐसे केस में वो जो जर्नी टाइम है दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन इट। केवल वो पॉइंट जहाँ पे एक्चुअली मैं आपको ला के पुलिस की कस्टडी, मतलब वो जो पुलिस का जो थाना है वहाँ पे ले आया जाता है, वहाँ से फिर आप 24 आवर्स का टाइम शुरू करोगे गिनना, ठीक है। बाकी ग्राउंड में बहुत सारे चेंजेस और मिल जाते हैं, ये ऊपर से हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा डिटेल हम हमारे काम का भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए, ये डिफरेंस होता है पुलिस कस्टडी में और जुडिशियल कस्टडी में, ठीक है। आगे चलते हैं। आर्टिकल 23 सब क्लॉज 3, तो ये क्लियरली यही बोलता है कि ये जो ऊपर के दो प्रोविज़न है जहाँ पे आपको ग्राउंड बताना है और आपको एक लीगल
प्रैक्टिशनर से एक्सेस करवाना है और आपको 24 आवर्स के अंदर एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, ये सब प्रोविजंस नहीं लागू होंगे इन केस अ पर्सन इज हेल्ड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो प्रोविजन है इसका, फोर्थ प्रोविजन, वो ये बोलता है कि किसी पर्सन को अगर आपने प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाला है तो आप उसको 3 महीनों से ज़्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं रख सकते अनलेस कोई एडवाइजरी बोर्ड इस चीज़ को कंफर्म नहीं करता कि हाँ अभी भी कोई सफिशिएंट कॉज है जिसके लिए ये डिटेंशन को कंटिन्यू किया जाए आगे। अदरवाइज उसे अगर एडवाइजरी बोर्ड मना कर देता है तो फिर आपको छोड़ना पड़ेगा या अथॉरिटी उसको उसे छोड़ना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा अगर पार्लियामेंट ने कोई स्पेसिफिकली ऐसा लॉ बनाया हुआ जिसके अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन और लंबे समय के लिए रखा जा सकता है तो वो भी लागू होता रहेगा। ठीक है, तो ये सारे प्रोविजन है रिगार्डिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन। राइट, अब इससे रिलेटेड केस भी हमारे पास जो आपको पता होना चाहिए। पहला था AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। इसमें कोर्ट ने बेसिकली माना कि यस प्रिवेंटिव डिटेंशन अलाउड है। ठीक है, राइट, तो ये पता होना चाहिए। हाउएवर अभी जो रिसेंट जो जजमेंट आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला कि ये जो लेगेसी है ये इन लॉज की, ये कॉलोनियल लेगेसी का पार्ट है, जहाँ पे एक स्टेट जो था दैट वाज नॉट अ वेलफेयर स्टेट, दैट वाज अ पुलिस स्टेट, उसका काम केवल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था। ठीक है, लेकिन अब हमारा काम वेलफेयर स्टेट का है, लोगों का भला करना है। ऐसे में कॉलोनियल लेगेसी वाले लॉ नहीं होने चाहिए। बेसिकली थोड़ा सा कह सकते हैं कि एक तरीके से नेगेटिव रिमार्क दिया फॉर यूज़ ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन और बोला कि इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में यूज़ करना चाहिए। आप ये केस कोट कर सकते हो। इसके अलावा शिबन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश भी एक केस है हमारे पास, और शंभुनाथ शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल। अब केसेस में क्या था ये ज़्यादा काम का नहीं, बस याद रख लेना कि केसेस थे अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन और सभी में कोर्ट्स ने अभी तक यही माना था कि हाँ इनकी ज़रूरत है। ठीक है, क्लियर। तो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं पर्सनैलिटी राइट। तो अभी रिसेंटली अमिताभ बच्चन का एक केस था दिल्ली हाई कोर्ट में। सर मुझे बोले एक वैल्यू एडिशन पॉइंट बताना है इसमें। बोलो। राइट टू वोट टू पर्सन हु इज प्रिवेंटिव डिटेंड। आगे बोलो। They can vote, right? People who are Yes. under preventive detention can also vote. Yes, only people who are even the under trials can vote, but preventive detention only vote कर सकते हैं। ठीक है, नाइस एडिश, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पता होना चाहिए। ऑलराइट, अभी आगे चलते हैं। पर्सनैलिटी राइट्स। तो अभी अमिताभ बच्चन का ये बेसिकली केस था जहाँ पे उन्होंने बोला कि उनके जो पर्सनैलिटी राइट्स है, पर्सनैलिटी राइट मतलब उनका नेम, उनका वॉइस, सिग्नेचर, इमेज, उनकी बिना परमिशन के यूज़ हो रहा है। राइट, ये सब चीज़ें क्या है, दीज आर द मार्कर ऑफ समबडीज पर्सनैलिटी। ठीक है, हमारा साइन, हमारी वॉइस, सब हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट है। बट अगर वो हमारे परमिशन के बिना यूज़ हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारे जो पर्सनैलिटी है या उससे रिलेटेड जो राइट्स हैं उनका मिसयूज़ हो रहा है या उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। राइट, दिस कम्स अंडर द पार्ट ऑफ राइट टू प्राइवेसी, राइट, प्लस और राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, तो पर्सनैलिटी राइट्स की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो हमारे कहीं कोई स्टैट्यूट, कोई लॉ नहीं है जो कि स्पेसिफिकली पर्सनैलिटी राइट की बात करता है। बट अगर हम इसे ट्रेस करना चाहें इसका एसेंस, तो हमें ये मिलेगा राइट टू प्राइवेसी और राइट टू प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी इज़ नॉट जस्ट अबाउट लैंड, ये आपका बेसिकली जो भी जैसे आपका वर्क हो गया उन सब के ऊपर भी आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है, इसमें दो कंपोनेंट आते हैं। पहला है राइट टू पब्लिसिटी, इन द सेंस कि आपकी इमेज या आपका कोई भी और वॉइस हो गया, ये सबको कमर्शियली एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता विदाउट योर परमिशन। आपका जब तक कंसेंट नहीं होता और आप उसके बदले में कंपनसेशन अगर नहीं विड्रॉ करो तो आप बेसिकली प्रोहिबिट कर सकते हो लोगों को फ्रॉम यूजिंग योर पर्सनैलिटी राइट्स। ठीक है, अब ये जो पर्सनैलिटी राइट या राइट टू पब्लिसिटी वाला जो पार्ट है थोड़ा बहुत ये आता है ट्रेडमार्क्स एक्ट और कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंडर। इसके अलावा लेट्स से अगर मैं हूँ और मेरा कोई इमेज कहीं पे यूज़ कर लेता है, तो ऐसे में मेरी परमिशन के बिना अगर कोई ये यूज़ कर रहा है तो ही इज़ ऑल्सो इन्फ्रिंजिंग अबाउट माई राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, तो आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू प्राइवेसी वॉज हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट एज एन इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट दैट कम्स अंडर आर्टिकल 21
और केस बहुत फेमस था, इसका केस का नाम सभी को पता होना चाहिए, केस पुट्टास्वामी केस, क्या 2018 का। इसके अंदर माना सुप्रीम कोर्ट ने कि राइट टू प्राइवेसी जो है आर्टिकल 21 के अंडर आता है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। बाकी ये जो कन्वेंशन वगैरह ये ज़्यादा काम के नहीं है, सो वी कैन स्किप दैट, मूव अहेड। अब कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स थे इस स्पेसिफिक चीज़ के रिगार्डिंग। पहला था दीपा जय कुमार वर्सेस एल विजय केस। तो इसमें मद्रास हाईकोर्ट ने बोला कि ये जो पर्सनैलिटी राइट है, एक बार पर्सन का जो डेथ हो जाता है उसके बाद एग्जिस्ट नहीं करते, एंड दे कैन नॉट बी इनहेरिटेड बाय लीगल एयर, राइट। सपोज अमिताभ बच्चन है, उसके बाद लेट्स से अभिषेक बच्चन आके क्लेम करने लगते हैं कि नहीं, प्रॉपर्टी जो राइट्स थी या जो पर्सनैलिटी राइट्स है उनके ऊपर मेरा राइट है, राइट, तो वो नहीं माना जाएगा। ये ऐसा मद्रास का जो हाई कोर्ट था उसने अपहेल्ड किया। फिर अभी बहुत रीसेंट केसेस, साक्षी मलिक वर्सेस वेंकटेश्वरा क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स। इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये माना कि आप किसी की इमेज उनके परमिशन के बिना यूज़ नहीं कर सकते, ये जो है इलीगल है। ठीक है, ये केस अभी इसलिए हुआ था बिकॉज ये एक मूवी बन गया था जिसके अंदर ये साक्षी मलिक जो है एक्ट्रेस थी, इनका एक फ़ोटो कहीं पे गलती से उन लोगों ने लगा दिया। अब वो गलती से कैसे लगाया उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। उनका तो मानना है कि उन्होंने किसी एजेंसी से वो इमेजेस परचेज़ किया था, लेकिन एक्चुअली वो जो इमेज था वो उनके पर्सनल इंस्टाग्राम से उठा के डाल दिया गया था वहाँ पे उस मूवी के अंदर, और थोड़ा सा नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में डल गया वो इमेज वहाँ पे। तो इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने माना कि इस काम से उनकी जो इमेज है या जो उनकी पर्सनैलिटी है उसको डैमेज पहुँचा है, रिस्पेक्ट को थोड़ा डैमेज पहुँचा है। फॉर दैट रीज़न उन्होंने माना कि ये जो केस था इसमें कंसेंट नहीं दिया गया था, तो इसका यूज़ इलीगल था। ठीक है, तो ये था केस। दोनों में से कोई भी केस, दोनों केस का थोड़ा अलग अलग परव्यू है, तो जो भी आपको याद रहे यू कैन यूज़ अंडर दिस पर्सनैलिटी राइट क्वेश्चन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो, हेट स्पीच। अब हेट स्पीच हैज़ नॉट बीन क्लियरली डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जैक्टली हेट स्पीच होता क्या। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना बस, हेट स्पीच हम ब्रॉडली डिफाइन कर सकते हैं एज समथिंग दैट रिफर्स टू इंसाइटमेंट टू हेट्रेड प्राइमरली अगेंस्ट अ ग्रुप ऑफ पर्सन। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इट कुड बी इन अ फॉर्म ऑफ एन इमेज, सम सॉन्ग या फिर सम स्पीच, कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी ऑफलाइन एंड इट कैन बी ऑनलाइन ऑल्सो। ठीक है, तो ये कहीं पे भी हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें तो हेट स्पीच इनडायरेक्टली कम्स अंडर द आर्टिकल 19 का जो सेक्शन 2 है उसके अंदर, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। उसके अंदर कोई ऐसा स्पीच विच लीड्स टू डिसरप्शन ऑफ पब्लिक ऑर्डर या किसी ऑफेंस को इंसाइट करता है या सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के खिलाफ जाता है, वहाँ पे ऐसी स्पीच को कर्टेल किया जा सकता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए, राइट। इसके अलावा अभी जो हमारा आईपीसी चेंज हो गया है, तो अब भारतीय न्याय संहिता है, इसके अंदर कुछ प्रोविजंस है जिसके अंदर स्पेसिफिकली हेट स्पीच को टैकल करने के लिए हम लोगों ने कुछ प्रोविजंस डाले हैं, ये पता होना चाहिए। तो पहला देखो, सेक्शन 196 सेक्शन, इसके अंदर क्लॉज 1 जो है, पीनलाइज प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज। फिर है सेक्शन 299, इसके अंदर पनिशमेंट फॉर डेलिबरेट एंड मेलिशियस एक्ट टू आउटरेज द रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ एनी क्लास। एंड सेक्शन 353 क्लॉज 1 and 2 penalize publication और सर्कुलेशन ऑफ एनी स्टेटमेंट, रूमर और रिपोर्ट क्रिएटिंग पब्लिक मिसयूज। ठीक है, तो क्लियरली हेट स्पीच को टारगेट करने के लिए हमारा जो ये भारतीय न्याय संहिता बनाया गया है 2023 का, इसमें स्पेसिफिकली प्रोविजन दिए गए हैं जो कि इसके सभी एस्पेक्ट को कवर करने की कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं। ठीक है, हेट स्पीच को। आगे चलिए, इसके अलावा हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951, उसके जो सेक्शन 8 है उसके अंदर क्लियरली लिखा गया, अगर कोई पर्सन यूज़ करता है हेट स्पीच जहाँ पे वो कम्युनिटीज़ के बीच में डिसहार्मनी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है और इलेक्शन जीतने की कोशिश कर रहा है, तो दोनों केसेस में दिस वुड बी कंसिडर्ड एज एन इलेक्टोरल ऑफेंस। और अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसने ये ऑफेंस कमिट किया उसके बाद वो इलेक्शन कंटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना सेक्शन 8 में डिस्क्वालिफिकेशन है और सेक्शन 123 और सेक्शन 125 में क्लियरली प्रोहिबिटेड है यूज ऑफ सच स्पीचेज
यहाँ पे ऐसी स्पीच से जो कि एनिमिटी बढ़ाती है, दुश्मनी बढ़ाती है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी और लैंग्वेज। ठीक है, आप इलेक्शन में इन सब स्पीचेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते टू गेन वोट्स। क्लियर। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, इसके अंदर भी सेक्शन 7 में पीनलाइज किया गया इंसाइटमेंट टू एंड एनकरेजमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी थ्रू वर्ड्स ईदर स्पोकन, रिटन और बाय साइंस। ठीक है, तो इसके अंदर भी कहीं ना कहीं अगर आप अनटचेबिलिटी को बढ़ावा देने की कोशिश करें अपने एक्शंस के थ्रू, तो वो भी चीज़ प्रोहिबिटेड है। इसके अलावा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एक्ट है 1988 का, इसके अंदर जो सेक्शन 3 है, दिस ऑल्सो प्रोहिबिटेड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और देयर मैनेजर्स फ्रॉम यूजिंग रिलीजियस प्रेमाइसेस टू प्रमोट डिसहार्मनी। मतलब अगर कोई रिलीजन इंस्टीट्यूशन है, तो वो अगर किसी और धर्म के खिलाफ डिसहार्मनी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है तो उसको भी प्रोहिबिट किया जाएगा। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द एक्ट्स जो कि इनडायरेक्टली हेट स्पीच को टारगेट करते हैं। ठीक, अब इसके अलावा आप बोलिए। हेलो सर, ये सिर्फ इलेक्शन से रिलेटेड है या अदर चीजों से भी? पहला चीज़ है, आप अगर किसी पर्सन ने ऐसा कुछ एक्ट किया है जिससे कि दुश्मनी बढ़ रही है लोगों के बीच में और उसके लिए उसे सज़ा दी गई है, मतलब कोर्ट ने उसे दोषी माना है, तो उस केस में वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर पाएगा। और दूसरा चीज़ ये बोल रहा है कि अगर उसने ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेनिंग अगर वो कोशिश करता अपने स्पीच के थ्रू, तो दिस वुड बी कंसिडर्ड एज अ करप्ट प्रैक्टिस। मतलब अगर वो यूज़ करता है ये सब चीज़ों को, तो वो भी अगेन करप्ट प्रैक्टिसेस के अंडर आएंगे और उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। ठीक है, इन्हीं प्रैक्टिसेस के लिए है जो कि लिखी हुई है। इसके अलावा बाकी फिर सिविल राइट्स जो है वो अनटचेबिलिटी के लिए है, और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एक्ट जो है ये अगर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन अपने प्रमाइसेस का इस्तेमाल करते हैं टू प्रमोट डिसहार्मनी, तो उसके लिए। ठीक है, इसके अलावा अब कुछ केसेस पता होने चाहिए। तो सबसे रीसेंट वाला है अमीश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, अमीश देवगन आई थिंक न्यूज़ रिपोर्टर है, एंकर है। तो इनके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया था कि बैलेंस जो है इंश्योर करने की ज़रूरत है बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ फ्री स्पीच एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ हेट्रेड एंड कम्युनल डिसहार्मनी। ठीक है, ये जो चैलेंज आ रहा है जहाँ पे एक इंसान का जो फ्री स्पीच है उसके साथ साथ ये भी मैनेज करना है कि वो फ्री स्पीच से कहीं ना कहीं हेट्रेड ना फैल जाए। ठीक है, तो दोनों के बीच में बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, ये इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो केस याद रख लेना, इंपॉर्टेंट इसमें यही है, सबसे लेटेस्ट केस है ये, अमीश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 का केस है। राइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। तो अभी ये जो प्लेसेस वर्शिप एक्ट है ये काफ़ी न्यूज़ में है, पता होना चाहिए। तो ये एक्ट जो था इनिशियली लाया गया था जिससे जो रिलीजियस कैरेक्टर है किसी प्लेस ऑफ वर्शिप का उसको चेंज ना किया जा सके। ठीक है, लेट्स से अगर कोई मंदिर है तो मंदिर ही रहना चाहिए, उसे किसी और रिलीजियस प्लेस में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। या कोई लेट्स से मॉस्क है तो आप उस मॉस्क को रिलीजियस किसी और रिलीजियस पर्पस के लिए यूज़ नहीं करोगे। ठीक है? मतलब इंस्टीट्यूशनली आप चेंज नहीं कर सकते, कहने का मतलब ये था। तो स्पेसिफिकली इसमें टाइमलाइन दिया गया था ऐसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस या प्लेसेस जहाँ पे अगस्त 15 से 1947 मतलब इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ उस पॉइंट से लेके तब तक, जब तक ये एक्ट आया था तब तक कोई भी जो रिलीजियस प्लेस है उसका हमें नेचर नहीं चेंज करना है, और अगर कोई पर्सन चेंज करने की कोशिश करता है तो उसके लिए पीनल प्रोविज़न भी थे। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट, इसमें एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन स्टेट के ऊपर लगाया गया था दैट दे नीड टू मेंटेन रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एवरी प्लेस ऑफ वर्शिप एज इट एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये जो टाइम था 15 अगस्त 1947, इंडिपेंडेंस के दिन जैसा कैरेक्टर था वैसे ही मेंटेन करना है। राइट, इसके साथ साथ इसमें ये भी बोला गया अगर लेट्स से कोई रिलीजियस प्लेस है जहाँ पे अभी कोई डिस्प्यूट चल रही है कि उसका नेचर किस टाइप का है, जैसे आपको पता होगा अयोध्या वाला केस बहुत समय से चल रहा था, तो उसको तो स्पेसिफिकली इसमें एग्जेम्प्ट किया गया था इस एक्ट के अंदर, बट बाकियों के लिए ऐसा बोला गया था अगर उनके ऊपर कोई डिस्प्यूट चल रहा था अब वो डिस्प्यूट एंड हो जाएगा, जो नेचर इंडिपेंडेंस के दौरान था वो नेचर ही उसका माना जाएगा। ठीक है, तो स्पेसिफिकली एग्जेम्पशन किसे देगा, अयोध्या का जो राम टेम्पल है और जो बाबरी मस्जिद का जो डिस्प्यूट चला गया था, क्योंकि वो कोर्ट के अंदर पेंडिंग था उस टाइम, फॉर दैट रीज़न उसको स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट किया गया था यहाँ पे, और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव केस भी था तो इसलिए इसको एग्जेम्प्ट किया गया। इसके अलावा
ये एक्ट अप्लाई नहीं करेगा ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स कवर्ड बाय एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। मतलब ऐसा कोई प्लेस जो कि इस एक्ट के अंदर आता है, ठीक है, हमारे जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स के अंदर आ गया, वहाँ पे भी हम इस लॉ को नहीं लगा सकते। नेक्स्ट, एनी डिस्प्यूट दैट हैज़ बीन फाइनली सेटल्ड और डिस्पोज्ड ऑफ। ऐसा कोई डिस्प्यूट जो ऑलरेडी सेटल्ड हो चुका है तो उसके ऊपर भी नहीं लगेगा। and any conversion of any such place affected before such commencement by acquisition, right? So ऐसा कोई conversion जो कि उस place को basically acquire करने से पहले जो लग रहा था तो उनके ऊपर भी नहीं लगेगा, right? तो ये थे exemptions। next, पेनल्टी की जो बात किया कि अगर लेट्स से कोई चेंज करने की कोशिश करता है नेचर ऑफ द रिलीजियस प्लेस तो उसके ऊपर मैक्सिमम ऑफ 3 years इम्प्रिजनमेंट लगाया जा सकता है अलॉन्ग विद अ फाइन, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। तो ये अभी एक्ट जो है इसको बार बार न्यूज़ आ रहा है कि इसको रिपील करना है, ठीक है, तो बात चल रही है, बट अगेन बात जब फ्रक्टिफाई होगी या एक्चुअली आएगी इम्प्लीमेंटेशन में तब देखेंगे, बट अभी के लिए ये एक्ट है तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑलराइट, आगे आ जाओ फिर अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं। पहला देखो 8 शेड्यूल। न्यूज़ में क्यों है 8 शेड्यूल? तो अभी उड़ीसा कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि वो बेसिकली प्रपोज कर रहे हैं कि कोई जो लैंग्वेज है उसे आप इनकॉर्पोरेट करो 8 शेड्यूल में, ठीक है। अब 8 शेड्यूल क्या है? ये बेसिकली वो वाला शेड्यूल है जहाँ पे हमारी सारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस गिवन है, ठीक है। हमारी कंट्री में वैसे आपको पता है बहुत सारी लैंग्वेजेस है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें तो केवल 22 लैंग्वेजेस को करंटली ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है। मतलब आधिकारिक जो काम है उसमें उन लैंग्वेजेस का आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर वो 8 शेड्यूल में है तो, ठीक है। इनिशियली 14 थी, धीरे धीरे इनमें 8 और ऐड करी गई, उससे हमारा टैली पूरा टोटल 22 का हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी ऐड करी गई थी बाद में। पहला था सिंधी विच वॉज एडेड बाय द 21st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967। उसके बाद आया कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली बाय द 71st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। उसके बाद संथली, डोगरी, मैथिली एंड बोडो जो कि 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अंडर से ऐड हुई, ठीक है। तो ये सारी पता होनी Okay, चाहिए। I have few questions like how many classical languages we have and in order to add a language into the 8th schedule उसके लिए कोई condition होनी चाहिए क्या? Just like we have it for classical languages. क्लासिकल लैंग्वेज आई गेस 6 है। Yes, classical languages 6 है. Just like classical language, to consider any of the languages classical language की वो 2000 years की होनी चाहिए, खुद की script होनी चाहिए. There are certain conditions. तो उसी तरह 8th schedule में कोई नया language डालना हो तो do we require any like, should it satisfy anything? There is no condition actually. 8th schedule में मतलब कोई language डालना हो तो. करेक्ट। तो ये आई थिंक इम्पोर्टेंट है, कोई कंडीशन नहीं है, ये याद रखना। और क्लासिकल लैंग्वेजेस की बात से- करें तो बोलिए। हाँ, ये क्लासिकल लैंग्वेजेस की बात हो रही है ना, तो अभी एच जयशंकर ने बोला था कि वो फारसी लैंग्वेज है ना, पर्शियन, उसको भी हम ऐड करेंगे। जस्ट एडिशन था स्मॉल। Yeah. तो याद रख लेना, अगर पूछ ले कभी गलती से क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी, आर्ट एंड कल्चर में वैसे आएगा ये, तो पता होना चाहिए तमिल हो गया, संस्कृत हो गया, कन्नड़ा हो गया, तेलुगु हो गया, मलयालम हो गया एंड उड़िया हो गया, ठीक है। और कौन रिकग्नाइज करता है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर करेगा, ये चीज़ भी याद रख लेना। राइट, आगे चलते हैं। बेनिफिट क्या है, क्यों चाहते हैं शेड्यूल 8 में आना? तो एक तो ये बात तो हो ही गई कि आधिकारिक तौर पे आप आ जाओगे यूज़ के अंदर। दूसरा, गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलेगा उसको प्रमोट करने में, उसे डेवलप करने में। इसके अलावा साहित्य अकेडमी से रिकग्निशन मिलेगा, उसके अंदर जो ऑथर होंगे उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड्स मिल सकते हैं। कैन बी यूज इन असेंबली और पार्लियामेंट्री डिबेट, कैन बी यूज इन ऑल इंडिया कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, ठीक है। वाला लैंग्वेज का भी फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे हमारा यूपीएससी का ऑप्शनल होता है उसमें हो सकता है वो लैंग्वेज ऐड हो जाए। इसके अलावा आरबीआई का जो नोट होता है, करेंसी नोट, उसमें भी उसका यूज़ होने लगेगा, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए 8 शेड्यूल। फिर आते हैं 9 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें देखो, इट वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 अंडर आर्टिकल 31B, ठीक है।
आर्टिकल 31 कैपिटल बी, इससे आप समझ गए हो कि ये अमेंडमेंट के थ्रू आया था। तो 9th शेड्यूल में ऐसे एक्ट्स को डाला जाता है जिसे हम बचाना चाहते थे फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, राइट। तो इसलिए डाला जाता था so that cannot be challenged in the court for violation of fundamental rights. However, एक केस आया था IR कोहलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि 9th शेड्यूल के अंदर जो भी एक्ट ऐड किए गए आफ्टर अप्रैल 24, 1973 वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स कैन बी चैलेंज इफ दे अंडरमाइन द बेसिक स्ट्रक्चर। तो वो बता सकता है ये डेट क्यों रखा अप्रैल 24, 1973? ये डेट स्पेसिफिकली, यस वेरी, केशवानंदा भारती केस जो था उसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पहली बार दिया गया था। वहाँ से फिर उन्होंने बोला कि बाकी सब इस पॉइंट के बियॉन्ड जितने भी लॉज या फिर एक्ट बनाए गए हैं, दिस ऑल कैन बी कम अंडर जुडिशियल रिव्यू, इवन इन फैक्ट कि अगर वो 9th शेड्यूल का पार्ट हो, ठीक है, तो भी उन्हें रिव्यू किया जा सकता है। चलिए, ये चीज़ याद रखना चाहिए। फिर आगे चलते हैं, राइट टू साइलेंस। इसी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे ही क्वेश्चन था 2023 में कि वाई क्यों। करेक्ट। ऑलराइट, आगे चलते हैं अब। राइट टू साइलेंस। तो राइट टू साइलेंस एमिनेट्स फ्रॉम आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या बोलता है कि बेसिकली कब हम जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो उसमें जैसे सेल्फ इंक्रिमिनेशन अलाउड नहीं है, आप किसी पर्सन जो कि एक्यूज है उसे फोर्स नहीं कर सकते तो अपने खिलाफ ही बयान दे दे। सेल्फ इंक्रिमिनेटिव एविडेंस अलाउड ही नहीं है। तो वहीं से राइट टू साइलेंस भी इमिनेट होता है कि अगर आपको पुलिस कस्टडी में रखा हुआ है तो वहाँ पे आपको फोर्स नहीं कर सकते कि आप बोलो, ठीक है। तो आपके पास एक राइट टू साइलेंस है जो कि इमिनेट करता है इस केस में फ्रॉम आर्टिकल 20। और ये जो राइट टू साइलेंस है कुछ केसेस में नहीं लगेगा, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक केसेस में राइट टू साइलेंस अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे आपको फोर्स किया जाएगा कि आपको बोलना पड़ेगा, जैसे कस्टम एक्ट 1962 और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। तो यहाँ पे एक्यूज Not के an पास absolute right. What? Absolute right नहीं है right to silence. हाँ करेक्ट। वैसे तो एब्सोल्यूट तो कोई भी राइट नहीं है, बट इस केस में स्पेसिफिक लॉज है जिसके अंदर हमारे पे ये प्रोविजन है कि राइट टू साइलेंस नहीं लागू होगा, ठीक है। बाकी केस है एक, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर दैट रीजन लेट्स स्किप दैट। फिर नेक्स्ट है रिजर्वेशन फॉर लोकल्स इन प्राइवेट सेक्टर। तो अभी पंजाब सॉरी जो हरियाणा गवर्नमेंट थी उन्होंने एक लॉ लाया था जिससे उन्होंने कोशिश किया था कि प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब है उनमें भी हम लोग रिजर्वेशन दे दें, ठीक है। तो वहाँ पे उनको स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। पंजाब और हरियाणा का जो हाई कोर्ट है उसने स्ट्रक डाउन कर दिया था ये बोल के कि ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, राइट। अब वो क्या है, कितना रिजर्वेशन दिया, वो काम का नहीं है, बिकॉज इट हैज़ बीन वायलेटेड। फिर इसके आगे आपको वर्ड दिख रहा होगा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो ये वाला वर्ड कई बार यूपीएससी ने पूछा हुआ है, ऑलमोस्ट 3-4 बार ये सेम वर्ड यूज़ करा हुआ है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है। इट सिंपली मीन्स एडहेरेंस टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो फंडामेंटल राइट्स है या जो कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ है उनको उनसे अपने आप को, अपने बिहेवियर को अलाइन करना, राइट। तो बेसिक मतलब यही है। आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड देखते हो आप, अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन का मतलब कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लेना जिससे हम ऐसी जो कम्युनिटीज़ है या जो पॉपुलेशन का कुछ ऐसा पार्ट है जो कि हिस्टोरिकली अनजस्ट या इनजस्टिस उन्होंने फेस किया, तो उनको थोड़ा सा एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए हम कुछ स्पेशल प्रोविजंस देते हैं या प्रेफरेंशियल राइट्स देते हैं, उसे हम अफर्मेटिव एक्शन बोलते हैं। जैसे इंडिया में बोले अफर्मेटिव एक्शन तो हम बोल सकते हैं रिजर्वेशन इज एन अफर्मेटिव एक्शन, ठीक है। अंडर आर्टिकल 15 का जो क्लॉज 4 है और 16 का क्लॉज 4 है उसके अंदर रिजर्वेशन दिया जाता है, राइट। जो कि ये रिजर्वेशन वुड नॉट बी कंसिडर्ड हार्मिंग द राइट टू इक्वालिटी, क्योंकि ये जो लोग हैं ये प्रीवियसली इन्होंने इनजस्टिस फेस किया है, तो ऐसे में लेवल प्लेइंग फील्ड तभी बन पाएगा जब इन्हें कुछ प्रेफरेंस दी जाएगी, राइट। फॉर दैट रीजन इसे हम अफर्मेटिव एक्शन बोलते हैं। फिर आ जाओ नीचे, रंगनाथ मिश्रा कमीशन। ये किसके लिए था? ऑफिशियली नोन एज नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। तो इस कमीशन ने बेसिकली ये बोला कि जो शेड्यूल कास्ट का जो स्टेटस है दैट शुड बी डीलिंग फ्रॉम रिलीजन, मतलब सिर्फ रिलीजन के जो स्पेसिफिक रिलीजन के लोग हैं सिर्फ उन्हें शेड्यूल कास्ट नहीं तक सीमित रखें, हम शेड्यूल कास्ट और भी रिलीजन्स में या रिलीजन फ्री कर दो,
तो ये चीज़ याद रखना है कि इसका रिकमेंडेशन था कि हम जो शेड्यूल कास्ट है दैट शुड बी मेड फ्री फ्रॉम या डीलिंग फ्रॉम रिलीजन, जस्ट लाइक एसटीज। जो शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं उनमें कोई रिलीजन का एंगल नहीं होता। कोई भी कम्युनिटी जो कि प्रिमिटिव नेचर है उनका लिविंग का, उनको हम शेड्यूल ट्राइब बोल देते हैं। तो वैसे ही शेड्यूल कास्ट से भी चेंज कर देना चाहिए। रीज़न ये था ताकि जो दलित्स हैं वो हैव कन्वर्टेड टू इस्लाम या क्रिश्चियनिटी, उनको भी स्पेशल या ये जो शेड्यूल कास्ट का जो स्टेटस है ये मिलता रहे, बताना चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ आर्टिकल 355। ये पार्ट है इमरजेंसी प्रोविजन का अंडर द पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या बोलता है आर्टिकल? ये स्पेसिफिकली बात करता है इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। अगर उस स्टेट के खिलाफ बाहर से कोई अटैक हो रहा है या फिर इंटरनल ही कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे केस में उसे प्रोटेक्ट करने का जो काम है उस स्टेट को, वो काम यूनियन गवर्नमेंट का है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास राइट टू वॉक। तो ये क्या बोल रहा है? पंजाब हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट राइट टू वॉक। राइट टू वॉक बेसिकली जितने भी एजेंसी जो कि रोड बना रही हैं उन सबको ये चीज़ इंश्योर करना है कि वो एक फुटपाथ या साइकिल ट्रैक दे रहे हैं रोड के ऊपर जहाँ पे लोग ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। यार कोई डाउट है यहाँ तक किसी को भी? ठीक है, कोई नहीं है तो फिर लेट्स इन द सेशन ओवर हेयर। कल जो हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द नेक्स्ट पार्ट वुड बी चैप्टर 2, फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। कल थोड़ा सा फास्ट पेस रहेगा, फिर आज थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया है। एनीवेज विल डू इट लाइक 1 आवर का ही रखने की कोशिश करेंगे सेशन को ताकि छोटा रहे। और गाइस चलो एंड करते हैं फिर। डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जो कमेंट है हमारा का जो कमेंट वाला ग्रुप है डिस्कशन ग्रुप, उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे कोई भी डाउट है तो यू कैन शेयर योर डाउट ओवर देयर, ठीक है। तो कल मिलते हैं सेम टाइम पे 9 o'clock। गाइस बाय बाय।